केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र में निवास करने वाले मैसूर के प्रसिद्ध दांतों के डॉक्टर अनिल थॉमस, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य अध्यक्ष, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान बनकर आए हैं। आइए अब हम उनका स्वागत करते हैं। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर अनिल थॉमस और मैं सेंट फिलोमिनास हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं, लेकिन आज मेरा सवाल होगा और डॉक्टर साहब का जवाब होगा। क्या आने वाले दिनों में जो है आप कुछ असेंबली के चुनाव में भाग लेने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी में क्या करता है, उन्होंने असेंबली में खड़ा होकर को बोला था मैं करता हूँ, उसमें क्या भी पार्टी के लास्ट इलेक्शन में भी अन्नमले सारा को इंटरव्यू सब कर को तुमना टिकट होता कर को भी बोले थे, मगर क्या कि एक दूसरे वजह से क्या कि पार्टी संदेश स्वामी को टिकट दिए थे, शायद वो बदल भी सकता है। तो मुझे पॉलिटिक्स में ये छोना एमएलए छोना ऐसा छोना कर को ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। समाज मौका मिलेगा तो आप नहीं, मौका किसी को मिले तो भी आना है। अच्छे लोगों को जब मौका मिलता है उन्होंने आके उनको लोगों वोट करके जिताना भी है। अच्छे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अच्छे लोगों को जिताना भी है। अच्छे लोग कभी भी बुरा काम नहीं कर सकते, समझना है। सर, बीजेपी का नारा था कि 400 पार करेंगे, तो 400 पार करने से रह गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, 400 पार एक नारा था, उनका टारगेट रखे थे, क्योंकि तो जब इलेक्शन चलता है वो हर एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है, ठीक है, तो उसमें 400 पार कर को था, तो एटलीस्ट 300 के पास आने का एक इरादे भी रहता है। अब पहले एक 50-60 साल से गरीबी हटाओ करको, गरीबी हटना सो कैसा, फ्री देते देते गरीबी हटता है क्या? तो गरीबी ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादा लोगों को गरीब को करने का एक ये चीज़ है, ये जो फ्री में मुफ्त में देने का। लोगों को सहूलत दियो, उनको कमाने की एक रास्ता बना को दियो, तो ऑटोमेटिकली लोग कमाने के लिए काम करने के लिए रेडी हैं। अब ये सब बिट्टी बागिया देदाल को अब गांव में ये काम करने के लिए कोई भी नहीं मिल रही। जब लोग बिट्टी आता है उन्हें आराम से रहता है, तो काम करने के लिए का मन होता है, तो पूरा लोगों को आम आदमियों को जो लेजी बना देता, उनको काम करने की लायक कहाँ रहता है। बाद में उन्होंने क्या तो भी बहुत तकलीफ में पड़ते ना, तब काम को जाता है। तो ऐसी हमारा हुकूमत करने के वास्ते लोगों को बड़का को लोगों को क्या तो भी देखो इन्वेस्टमेंट देखो, उनको आस दिला दल को, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसी हुकूमत हमने ज़रूरत नहीं। सर, आप जो है माइनॉरिटी के राज्य अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि मुस्लिम समुदाय में वक्फ बोर्ड है, उसी तरह क्या आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी कुछ ऐसा बोर्ड है जो जहाँ से लोग जो है प्रॉपर्टीज वक्फ करते हैं, वहाँ से लोगों को जो है वो सुविधा मिलती है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड अब पूरे हिंदुस्तान में हमारा रेलवेज का प्रॉपर्टी है, सब छोड़े तो सबसे बड़ा वक्फ जो डिपार्टमेंट है उसमें उसका प्रॉपर्टीज है। मगर जो वक्फ प्रॉपर्टीज तो मुसलमान के पूर्वजों ने जो वक्फ करे थे अल्लाह के नाम पे, मगर उससे आम गरीब मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में क्या फ़ायदा मिल रहा है? वो कितने घोटाले वक्फ आस्तिया में चल रहा है। तो वक्फ में कहाँ तभी दूसरे लोग आ सकते क्या? घोटाले करने से अपने आदमी चुना, तो अपने आदमी घोटाले करने से रोकने वाला कौन है? अपने आदमी चलाना ना, रोकने वाले भी। तो वक्फ प्रॉपर्टी वो बराबर इस्तेमाल हो को, उसे करेक्ट लोग उसके हुकूमत में बैठ को वो मुसलमानों की खिदमत करने का बहुत बड़ा एक मौका, वो जो प्रॉपर्टी करेक्ट इस्तेमाल करे तो मुसलमानों की गरीबी ये हालात बहुत जल्द सुधर सकता है। तो लोगों को मालूम है, मगर वो विल बिल्ड द कैट, कौन ये लेना से कौन हाथ को? तो 90% जो मुसलमान जो है तो क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो कर को अच्छे तरीके से सबके साथ अमन और भाईचारा से उन्हें ही, मगर जो 10% लोग जो गलत रास्ते पे निकल गए, जो गलत रास्ते से
उल्टा सीधा काम करवा को, पैसे कमा को, लीडर बन को, क्या हो रहा है, ये 90% अच्छे मुसलमानों को भी एक बैड नेम लेके आ रहे हैं, एक बुरी नाम लेके आ रहे हैं। तो जो 90% जो मुसलमान लोग तो बाहर निकलना है, बाहर निकल के ये 10 लोगों जो काम कर रही हैं, जी, जी। जो पूरे सिस्टम को बिगाड़ रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें वो 90 लोगों को वो जगाना है। वो तुम्हें जैसा मीडिया से हमारा आदमियों को वो जगाने का काम करना है। सर, सबसे पहले तो हम आपको आपकी कोशिशों को लेकर जो आपने एमपी के इलेक्शंस में मैसूर के अंदर जो सफलता प्राप्त की है, जिसके लिए हम आपको जो है बधाई देते हैं, जो आपकी कोशिशों में आपको सफलता प्राप्त हुई। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे सीधा ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने जो है हमारे साथ जब क्लासमेट थे तभी से आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज थी जिसकी वजह से जो है आज एक लीडर बन चुके हैं, और साथ साथ आपने जो है एनसीसी में भी बड़ा नाम कमाया, साथ में स्कूल का नाम भी रोशन किया। आपने धीरे धीरे जो है कांग्रेस की ओर अपने कदम बढ़ाए और कांग्रेस से आपकी राजनीति की जिंदगी की शुरुआत हुई थी। तो राजनीति की जिंदगी कांग्रेस से शुरू करने के बाद कांग्रेस से अचानक बीजेपी को आने की वजह क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, मेरा क्लासमेट होने के नाते, और मुझे जो आप इंट्रोडक्शन किए हैं। आपको तो पता है लीडरशिप और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। लीडरशिप बहुत सारे चीज़ों में लीडरशिप आ सकता है, मगर पॉलिटिक्स एक अलग एक फील्ड है। मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं था, तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं था। तो अचानक हमारा एक नौजवान एक लीडर को बढ़ाते मैंने पॉलिटिक्स में आ गया सर। तो कांग्रेस के ताल्लुकात वो नौजवान लीडर के साथ उनको बढ़ाते मैं उनके वास्ते में कांग्रेस पार्टी में था सर। उसके बाद वो नौजवान लीडर बड़े एक पोजीशन में पहुंच गए। उसके बाद बहुत लोगों ने पूछने लगे, आप एक अच्छा डेंटिस्ट है, नाम किया है, तो आपको पॉलिटिक्स की क्या ज़रूरत है? बाद में मैंने मेरे कौम के पर्टिकुलरली क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत एक बड़ा वैक्यूम है लीडरशिप। तो और क्रिश्चियंस के जो पॉलिटिकल वैक्यूम से जो आम तरीके से जो क्रिश्चियन लोगों को हम देखते हैं, कहीं भी क्रिश्चियन आपको दिखाई नहीं देते, ना गवर्नमेंट सर्विस में दिखाई देते हैं, ना कॉर्पोरेटर बन सकता है, ना एमएलए बन सकता है, ना एमएलसी बन सकता है। सो पॉलिटिकली बहुत पिछड़ा हुआ कोई तो भी कम्युनिटी रहा तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और बीजेपी में क्यों गए कर को आपका एक क्वेश्चन। तो मैं सोचता था अब पॉलिटिक्स फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न करना है, क्या है वो, तो पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्या है, हर एक इंसान में पॉलिटिक्स की क्या ज़रूरत है। पॉलिटिक्स की ज़रूरत सबके लिए उनकी तकलीफ़ों से, उनके जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उनको सुलझाने की कोशिश करने का एक वॉलंटरी हमारा एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। वो छोड़ के बहुत लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, क्या वास्ते आते हैं? पैसे कमाने के वास्ते आते हैं। ज़रा पैसे कमा लिया तो बाद में कॉर्पोरेटर बनना, बाद में हम देख रहे हैं हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा सब जगह, सिर्फ हमारा एनआर क्षेत्र को नवे हरे कर्नाटका में कि इंडिया में कहीं देखे तो बहुत लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? उनको एक कमाई की एक तरीका है, क्या भी नहीं रहता है, सडनली उन्होंने करोड़पति बन जाता है 10 साल के बाद। ऐसा ना इंडस्ट्री है, ना पढ़ाई कर को है, ना कुछ भी नहीं है। तो कैसा ऐसे लोगों से तो पढ़ा लिखा जो नौजवान और लड़के और लड़कियां पॉलिटिक्स में क्यों आना है? क्यों तो हमारा हालात सुधरने के वास्ते, हमारे मोहल्ले के हालात सुधरने के वास्ते, हमारा क्षेत्र के हालात सुधरने के वास्ते, ऐसा हमारे देश के हालात सुधरने के वास्ते हमें पॉलिटिक्स में हर एक नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आना करके मैं ऐलान करता हूँ।
क्योंकि तो जो गलत आदमियाँ पॉलिटिक्स में रहा तो जो हमारा देश क्या तरक्की करना है वो स्पीड कभी भी नहीं मिलता नहीं है। मिलता। वो पॉलिटिक्स को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए इस्तेमाल कर को उन्हें अपना घर बना लेता है, आस्ती बना लेता है, पैसे कमा लेता है, तो उसमें समाज सुधरने वाला नहीं है। तो बीजेपी में जो क्रिश्चियंस को बीजेपी का तो प्रति नाराज़गी है, दूरी है। मैं भी समझना चाहता था क्यों बीजेपी से हमारा क्रिश्चियंस मुसलमान सब दूर है। उसमें कोई मैं बीच में एक ब्रिड्ज बन को कोई पार्टी को भी, हमारा कौम को भी, हमारा जो मुस्लिम और जोड़ने की कोशिश करने का मेरा इरादा है और इरादा आगे भी ज़रूर है। तो पॉलिटिक्स चलता रहता है, क्या क्या की वजह से पॉलिटिक्स उधर भी रहता है, इधर भी, दो साइड में भी नफरत की पॉलिटिक्स सब कुछ चलता है। मगर उसके बीच में कौन सा भी खड़को हमारे लोगों का और दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में एक ब्रिड्ज बनने का ज़रूरत है। तो वो काम कर ले। कितने वर्ष से आप बीजेपी में काम? बीजेपी में यहाँ पे 9-10 साल से हूँ। 10 years। मैं 9-10 साल से। कांग्रेस में कितने वर्ष थे सर आप? नहीं, कांग्रेस में मैं बोले ना, एक नौजवान एक लीडर के वास्ते मैं कांग्रेस तो में वहाँ था, पे कम समय में और मेरे खुद का पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं था। मैं मेरा जो एक सपोर्ट करने के लिए आप बस जो है उतना ही था। तब एक पोजीशन दिए थे मुझे, मगर उसमें तो क्या भी मैं आगे बढ़ाया नहीं। मगर जब हालात एक 2014 के बाद जब बदल गए तो मैं भी सोचने लगा कि मैं खुद पॉलिटिक्स में उतर के वो, मैं बोला ना, लाइक हमारा मुसलमान और ईसाई लोगों का और पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिड्ज बनने की कोशिश में बहुत कामयाब होके पार्टी भी रिकग्नाइज करके अब मुझे जनरल सेक्रेटरी, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाए थे 3 साल। मेरा काम देखो, अब स्टेट का प्रेसिडेंट भी बनाया है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक आउटलुक है। सर, आप जो है बीजेपी को जाने के बाद, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपके साथ में बहुत सारे मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपके पेशेंट्स भी जो हैं वो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और आपके दोस्त भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। ऐसा कहीं आपको लगा कि बीजेपी को जाने के बाद उन दोस्तों से कुछ दूरियां? नहीं, बहुत लोग पूछते हैं मुझे क्यों बीजेपी में गए, क्या ज़रूरत था करके। तो मैं बोला ना आपको ज़रूरत क्या था करके। तो धीरे धीरे तो एक आदमी यहाँ रहो कि कहीं भी रहो, एक अच्छा आदमी हमेशा अच्छा आदमी रहता है। उनसे कोई बुराई तो आपको नहीं होगा। तो मैं बोला ना, अपना सेल्फिश मोटिव्स के लिए जो राजनीति करते हैं उनसे 100% बुराई हो सकता है, मगर मेरा जैसा आदमी कहीं भी रहो, हमारा लोगों का खिदमत करने के लिए मैं रेडी हूँ। बहुत लोग अपना तकलीफ़ लेके आते हैं, बहुत सारे मुसलमान भी आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस भी आते हैं, और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में ऊपर वाले ने मुझे एक ताकत भी दिया है। सर, जैसा कि आपकी कोशिशों और मेहनतों ने जो है यहाँ पे मैसूर में जो है आपने जो सीट जीती है, इसकी तो बधाई मैंने आपको पहले ही दे दी है। और इस सीट को जिताने के बाद अब यहाँ पे आपका आगे का प्रोग्राम क्या रहेगा सर? देखो, हम मैसूर शहर इतना सुंदर शहर, अभी भी आप कहीं भी सिटी में जब घूमते रहोगे तो हमारा जो वडेर ख़ानदान की एक निशानी हमना कई जगह पे दिख जाता है। इतना खूबसूरत मैसूर के जो रोड्स है, सर्कल्स है, वो तब 2 कार 4 कार रहने में उतना बड़ा सर्कल बनाया। सो उसके बाद जो सियासतदान आए ना, उन्होंने क्या करे, मैसूर को क्या दिए। तो मैसूर के जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तुम कहीं से लेकर OCFT रहने दो कि क्या वो सैंडलवुड फैक्ट्री रहने दो, मैसूर सिल्क की फैक्ट्री रहने दो, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, केयर हॉस्पिटल रहने दो, चलोम्बा हॉस्पिटल रहने दो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रहने दो, तुम्हें कोई भी चीज़ एजुकेशन वाइज, दो हेल्थ वाइज, कोई भी चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो उनके वडेर ख़ानदान के जो देन है। तो बहुत सारे मुसलमान भी बोलते थे हम राजा के खिलाफ हम वोट नहीं कर सकते हैं, हम शायद वोट करने
नहीं जाते हैं, खिलाफ तो नहीं कर सकते हैं। मगर बहुत लोग, मुझे पता है, बहुत लोग मुझे फ़ोन भी करके महाराजा को हमने वोट दिया करके बहुत बोल रहे थे। तो यदुवीर जी का जो उनके पूर्वजों का जो देन है, वो 10 साल जो प्रताप सिम्हा जी ने जो काम किया है वो सब जगह दिख रहा है। जो काम मैसूर बेंगलोर हाईवे से लेकर हमारे एयरपोर्ट से लेकर जो बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो मैसूर को आ रहे हैं, उनका 10 साल का जो काम है वो हमारा यदुवीर जी ने उसको आगे बढ़ा के उनका एक नया एक संकल्प भी है, उनके साथ में जोड़ को सब लोग, मैं ऐलान करता हूँ, उनके साथ में जोड़ में काम करके, पर्टिकुलरली हमारा एनआर क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है। मैं हमेशा पूछते रहता हूँ। अब अजीज सेठ साहब 6 बार एमएलए थे, उनके बहुत बड़े लीडर थे, उनके बाद उनके फर्जन 6 बार एमएलए हुए हैं। तो हर एक मिनिस्ट्री ये इनके हाथ में थे। और कितना इंडस्ट्री है यहाँ, आबादी तो ज़्यादा है, कितना इंडस्ट्री लेके इधर लोगों को काम दिलवाए हैं। तो यहाँ पे कितने स्कूल्स, कितना कॉलेजेस, कितना हॉस्पिटल्स लेके आए हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए, लड़कियाँ उतना दूर जाना पड़ता है, महारानी जाना पड़ता है, बहुत बहुत दूर जाना है। बहुत सारे सिस्टर्स, फादर्स आपको स्कूल और कॉलेज खोलने में यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ रही हैं। नहीं, यहाँ के एमएलए की देन क्या है, कितना अच्छा रोड है, कितना अच्छा पार्क है, एक तालाब, 2 देवनूर केरे, मैं लास्ट इलेक्शन में बहुत गलाटा किया था। उसके बाद एटलीस्ट वो एक 12 एकड़ था, सो एटलीस्ट एक 3-4 एकड़ बच को है शायद, वो फेंसिंग करके वहाँ रखा है। ये अजीज सेठ डबल मेन रोड जो है वो 20 पर 2011 से वहाँ के बड़े बड़े जाड़ा खाट को वो रोड की तरक्की करता हूँ बोलकर आज तक 20 पर 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा वो रोड के ऊपर लगे हैं। अभी भी वो रोड की हालत देखो कैसा है। तो वो पॉलिटिकल विल हमारा एरिया में वो क्या होता है, दूसरे कौन तो भी आए तो क्या तो भी गलत हो जाता करके, ऐसा कोई गलत होने वाला नहीं है। जो हमारे एरिया को डेवलप करने का जो इरादा रखते हैं वो उन ऐसे लोगों को जिताना है। जब मारुतिराव पवार एक बार जीते थे, तो पहला जो शांतिनगर का खंबा, लाइट की खंबा पहली बार आया सो मारुतिराव पवार के, उससे पहले नहीं आए थे। क्यों नहीं आया कर को कौन भी पूछते नहीं है। तो लोगों की जो सोच बदलना है। अब 2008 में एसडीपीआई कोई बीजेपी के खिलाफ आए नहीं है नर क्षेत्र में, वो आए सोच तनवीर सेठ एमएलए के खिलाफ क्या भी काम नहीं कर रही कर कुछ एसडीपीआई पहला कदम रखे सो। तो कितने की बार बहुत कोशिश कर डाले, तो ये बार वो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ अल्पसंख्यक मुसलमानों को क्या की हो जा रहा है, क्या की हो जा रहा है, 400 पार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने को नहीं छोड़ता, एक बार जो बन गया वो बन गया। मगर अब देखो जून 25 को इमरजेंसी डिक्लेयर हो को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर को पूरे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल को 49 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर 50th ईयर। तो उन्होंने संविधान को बर्बाद करे सो, पूरे ऑपोजिशन लोगों को जेल में डाल को। क्यों तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन नल एंड वॉइड कर को एक फैसला आया था। तो रातों रात किसी को पूछे नहीं, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, क्या भी नहीं, ऐसा चुनाव क्या कर डाले, इमरजेंसी डिक्लेयर कर डाल को। फखरुद्दीन साहब प्रेसिडेंट थे, उनका साइन करा डाल को इमरजेंसी डिक्लेयर करके सबको जेल में डाल दिया। 20 महीने में सब जेल में सड़ते थे। तो जो संविधान के खिलाफ काम कर को इंसो और 104 की 5 अमेंडमेंट हो को है, उसमें 80 पर 5 अमेंडमेंट कर को कांग्रेस वाले वो कैसे कैसे अमेंडमेंट करे सको। तो इमरजेंसी के बाद जो चौधरी चरण सिंह की वो जब गवर्नमेंट आए उसके बाद क्या करें, वो सब रिवोक करे, वो पूरा जो अमेंडमेंट करे थे, जो डिक्टेटोरियल जो उनको हुकूमत की जो ये अपने आप ले लिए थे और डेमोक्रेसी नहीं था, तो वो हुकूमत डिक्टेटोरियल हुकूमत करने का जो अमेंडमेंट्स किए थे आर्टिकल 39, 40, 41 वो सब अमेंड कर डाले थे। अमेंड कर डाल को क्या हुआ, नेक्स्ट जो जनता पार्टी के गवर्नमेंट आए उसमें वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब सब थे, तो उन्होंने वो सब वापस रिवोक करे सो। नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी हमारी। वो संजय गांधी था,
और इंदिरा गांधी ने सब क्या करते थे, नसबंदी कराए थे। कहते कि मुसलमान के मोहल्ले दिल्ली में बहुत बुलडोजर लेके पूरा ख़त्म कर डाले थे। तो मुसलमानों के खिलाफ जो कांग्रेस क्या क्या करको ही वो हमें याद करना पड़ता है। उसके साथ जो सिखों के साथ जो कर्मकांड किए वो भी याद करना पड़ता है। जो क्रिश्चियंस को आज तक उनको एक वोट बैंक करको उनको रखो, क्या बुरी हालत में उनको रखो ही। मुझे बताओ, आप आज से मैं सबको बोलता हूँ, आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को जाओ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जाओ, माइनॉरिटी डायरेक्टरेट को जाओ, केएमडीसी को जाओ, माइनॉरिटी कमीशन को जाओ, कौन तो भी एक क्रिश्चियन की, बौद्ध की, जैन समाज के, कौन तो भी दूसरे माइनॉरिटी, कौन तो भी हिंसा को देखो, तो माइनॉरिटीज का तो सब मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, तो सबको एक हक है। मगर दूसरों माइनॉरिटी से कोई हक नहीं दिला रही। एक इंस्पेक्टर नहीं है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक एसी नहीं है, एक तहसीलदार नहीं है, क्या बोलती हैं, हाँ पूरे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हमारा क्रिश्चियन का। तो क्रिश्चियंस कहाँ हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में कहाँ हैं? एक प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी स्कूल के टीचर मिलती है, तो प्राइमरी हेल्थ के एक नर्स मिलती क्रिश्चियन से। दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्रिश्चियंस क्या वास्ते नहीं है। तो ये सब हालात बदलने के वास्ते मैं पॉलिटिक्स में आया। सर, जो वडेयर ख़ानदान का जो देन है शहर के लिए, क्या यही कारण है जो उन्होंने विजय प्राप्त की? क्योंकि मेरा कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस के एमएलए रहने के बाद, कांग्रेस के जो हुकूमत रहने के बाद, कांग्रेस की गारंटियों को देने के बाद भी जो है यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर का जो होम टाउन है, उनका जो है, उनका जो प्लेस है, वहाँ की जो सीट जो उनके हाथों से निकली है, क्या वो वडेयर ख़ानदान की देन को लोगों ने याद रखकर जो है उनको विजय प्राप्त करवाई? अब 20 पर 8 सीटा में 19 सीट वो एनडीए अलायंस बीजेपी और जनता दल जीत गए हैं। तो वडेयर साहब यदुवीर जी ने सिर्फ मैसूर में है, पर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं है। तो जो 1 साल से तो कांग्रेस के जो बिट्टी बागिया जो थी, तो हर एक चीज़ की महंगाई, वो दूध रहने दो, वो तेल रहने दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहने दो, तुम्हें कुछ भी ले लो, हर एक चीज़ का दाम कितना बढ़को है। तो एक जगह दाम पूरा बढ़ा डाल को, पूरे लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा कर डाले, सब कुछ ज़्यादा कर डाल को, तुम्हें कौन तो भी बिट्टी बागिया देती घर को, एक हाथ से छीनना एक हाथ से देना, तो लोगों को समझ में आ गया है ऐसा चलने वाला नहीं है। कर्ज तो ज़्यादा हो रही, इवन तनख्वाह देने तक पैसा नहीं रहता इनके भोगसे में। तो चुपके केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दे रही, नरेटिव क्रिएट करे थे, वो सब चलने वाला नहीं है। तो अब कटाकट को जो वो भी चले नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वो चले नहीं, क्योंकि तो लोगों को मालूम हो गया है। तो ये फ्री मुफ्त में, लोगों को मुफ्त ज़रूरत नहीं है, उनको उनके घर में उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करने का एक मौका, उनको लोन्स, स्कॉलरशिप्स, उनको उनका हेल्थ देखने के वास्ते इंश्योरेंस स्कीम्स, उनको उनकी हालत पे ये सब देख डाल लेते, उन्होंने अपने आप कमा को उन्होंने कर लेते हैं। तो हमेशा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू शुड टीच देम टू हाउ टू फिश। तुम्हें चुपके मच्छी देखो खिलाते रहा तो क्या भी फ़ायदा नहीं, मच्छी पकड़ने का एक तरीका सिखाना है। तो हमें जब मोदी साहब 2014 में जब अधिकार में आए, हमें वहाँ से लेको आज इकोनॉमिकली हमें 11th पोजीशन में था, अब 5th पोजीशन में आ गए। तो गारंटी क्या है, अब 3rd पोजीशन में मेरा देश को ले लेगा तुम को। अब देश तरक्की कर रहा है, 3rd पोजीशन में अमेरिका, चाइना के बाद हिंदुस्तान 3rd पोजीशन में आ गया। तो तुम्हारा घर में, मेरा घर में, हमारा शांतिनगर, गौसनगर के हर एक के घर में वो फ़र्क 100% होता है जो हमारा देश तरक्की करता है। क्योंकि तो इकोनॉमिक ग्रोथ पूरा हिंदुस्तान में होते रहा तो हमारा घर में भी उसका ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट होता सोचना। तो वो लोग अब समझ में आ रहा है। तो ये नैरेटिव सब बहुत दिन चलते नहीं हैं। अच्छे लोग हर एक पार्टी में हैं, हर एक ठीक से सोचने वाला बहुत लोग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए लोगों को अभी वो समझना है। माइनॉरिटीज़ के जो प्रेसिडेंट होने के नाते आपका क्या योगदान रहेगा सर माइनॉरिटीज़ को लेकर, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं?
नहीं, अब हमारे बीजेपी के जब हुकूमत आता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी स्कीम जब मोदी की गवर्नमेंट जब ऐलान करते हैं, उसमें किसी का अलग स्कीम नहीं रहता है। माइनॉरिटीज मतलब पूरे माइनॉरिटीज। नहीं, माइनॉरिटीज कर को नवे, हर एक स्कीम में हर एक आदमी का हक बनता है। हर एक स्कीम में मालदार माइनॉरिटीज से ज़्यादा लोग लेके हैं, एटलीस्ट एक 20 to 25% लोग हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में फालदार है, बेनिफिशरीज ही। मगर वोट बहुत लोग, वो भी एक 15 to 20% वोट भी डाल रहे हैं, मगर ज़्यादा लोग वोट नहीं क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो जो ऑपोजिशन वाले एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना, ओली बंतु को, तो ऐसा डरा को उनको दूर रख रहे हैं। मगर बेनिफिट एक स्कीम वहाँ ऐलान हुआ तो हर एक आदमी को, हमारा मोहल्ले में सबसे गरीब आदमी को भी वो स्कीम पहुँचना है। वो पहुँचे सर का हमें काम करना है, वो लीडरों का काम है। तो ऐसा नहीं है कि एक जने को ज़रा ज़्यादा दियो, एक जने को कम दियो और उसको एक वोट बैंक बनाओ। अपीसमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ हमें माइनॉरिटीज उसके खिलाफ बात करना है। हम ना अपीसमेंट करने का न को, हम ना एक वोट बैंक बनाने का न को, हमें भी एक इक्वल हालदार हकदार बनाओ। हमें भी ये मुल्क के सिटीजन्स ही, उसमें क्या भी डाउट नहीं। हर एक स्कीम में हमारा घर में भी उसका घर नहीं है, सो आदमियों को घर दिलाओ। जो स्कॉलरशिप मिलना तो स्कॉलरशिप दिलाओ, और किसी को हेल्थ इंश्योरेंस मिलने का रहा तो हेल्थ इंश्योरेंस दिलाओ। अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में गए तो तुम्हें माइनॉरिटी क्या कर पूछती क्या, वहाँ दूसरी जगह 50 रुपये को मिलने की चीज़ यहाँ 5 रुपये को मिल रहा ना। तो हर एक घर में हर एक सहूलत मिल रही, मगर वो धीरे धीरे हमें एजुकेट होते हमारा जो माइनॉरिटीज़ में भी एजुकेशन अवेयरनेस ज़्यादा होते वो बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे एडवोकेट्स, डॉक्टर्स मुसलमाना में क्रिश्चना में मेरे से हमेशा बात करते रहते हैं। तो उन्होंने काम की रत्ती अंदर बैठ गए हैं, उन्होंने सब बाहर निकलना है। बाहर निकले तो क्या होता है, एक हमारा कौम में, हमारा जो कम्युनिटी में एक सुधार डेफिनेटली ला सकते हैं। वो एजुकेशन से ही ज़रूर होगा। आजकल अवेयरनेस से ही होगा। आजकल मुझे बहुत खुशी है, एक 25 साल पहले क्या होता था, आजकल मुसलमान लड़कियां भी बहुत सारे निकल के अच्छे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले तो जल्दी एक PUC हुए तक शादी कर दो बेच देते हैं। वो सब वो हालत देखो हल्लो बदल रहा है। क्योंकि तो 25-30 साल से मैं भी यहाँ पैदा होके ये मोहल्ले में मुसलमानों के साथ रह जाको, यहाँ मैं फर्स्ट डेंटिस्ट हूँ डिग्री में। तो उन्होंने एक डॉक्टर के नज़रिए से मुझे देखो बहुत सारे तकलीफ़ उन्होंने बताते थे, उनको भी मैं एडवाइस करता था। तो ऐसे एक अच्छा एक संबंध, एक ताल्लुकात माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, मुसलमान क्रिश्चन सबके साथ मेरा भी है। तो बीजेपी कर को मुझे कोई भी एक आप बोले सर का, पूछे सर का, एक नफरत के आंख से क्या भी देखते नहीं। वो पॉलिटिकली क्या करते हैं, जरा लोग मेरा तरक्की से शायद जल को कि इन्हें आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा ना कर को जल को जरा लोग वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में रहता है। मगर आम तौर पे लोग नहीं साहब, डॉक्टर साहब मेरा काम कर को दिए, उनको बोले तो उन्होंने क्या तभी एक मदद करते हैं, कर कुछ ऐसा। तो लोग ऐसा लोग आपके पास अप्रोच होती कैसे? बहुत साल से आ रही ना। तो लोग हमारी पूरा स्टेट फिर एक लास्ट सेकेंड फेज में तो एक 2400 किलोमीटर पूरा फिर को बीदर तक जाको भी आया। तो है तकलीफा नहीं कर को नहीं पॉलिटिकल नैरेटिव्स अलग अलग तरीके से रहता है, वो सब है। अब कल्याण कर्नाटक में बीजेपी में 4-5 सीट हम हार गए, वो चंद वोट से 20,000, 15,000, 20,000 से सब, तो वहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। और बहुत सारे हज़ारों मुसलमान बीजेपी कैंडिडेट्स को भी वोट कर को हैं, वहाँ के लोकल MLA से, लोकल बीजेपी के MP से, अच्छा ताल्लुकात में बहुत हज़ारों लोग ही। तो हमें बोले सर का बहुत लोग हमारा जो खिलाफ बात करने वाला बोले सर का ऐसा नहीं है। माहौल तो ठीक ही है,
मगर अच्छे लोग ऐसी पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में ज़्यादातर आना है और हमारा समाज को, हमारा कौम को, हमारे मोहल्ले को सुधारने का काम करना है। सर, जो आपके जो एडवीर साहब जो हैं वो एनआर क्षेत्र के अंदर क्या ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे क्या सर आपके साथ? जरूर। अब इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन से पहले भी मुझे बुला के बात कर रहे थे 1-to-1 में, इलेक्शन के बाद भी बुला भेजे थे, मैं गया था और पूरा मैसूर की हालत के बारे में बात हुआ। पर्टिकुलरली नरसिंहराजा क्षेत्र के बारे में बहुत आप उसको बहुत इम्पोर्टेंस देना है। और यदुवीर जी ने एक बात मुझे क्या बोलेगा, तो मुझे इलेक्शन में आपको हमारे एनआर क्षेत्र के एरिया में, हर एरिया में गए ना, ऐसी हालत क्यों है करके मेरे समझ में नहीं आया करके बोल रहे, तो उन्होंने हैरान थे। हमारे दौरा करने के बाद इलेक्शन को वोट मांगने गए ना, तो उनको हैरान हो गया, ये एरिया दूसरे हम केयर क्षेत्र को, चामराज क्षेत्र को जो कंपेयर करते हैं, ठीक है, वहाँ पे शंकर लिंगेगौड़ थे, वो सब थे, उन्होंने सब कभी भी मिनिस्टर भी बने नहीं थे, मगर इधर इतना मिनिस्ट्री सब आने के बावजूद क्यों हमारा हालत ये बुरी हालत में बहुत पीछे क्यों है? रात को अब देखो कितने गलत काम चल रहे हैं, कितने मर्डर्स हो रहे हैं, बहुत फोन आते मुझे। मैं भी सोच रहा हूँ तो यहाँ के पुलिस बंदोबस्त ठीक करना है, यहाँ मंडी स्टेशन रहने दो, उदयगिरी स्टेशन रहने दो, हमारे एनआर स्टेशन रहने दो, वहाँ पे कड़क ऑफिसर्स आना है। और यहाँ के जो रात को अब बहुत सारे कॉर्पोरेटर भी आवाज़ उठाए क्या कहते हो, रात को 10:30-11 के बाद सब दुकान बंद करना है, क्योंकि तो वहाँ बहुत नौजवान चक्रधाम बहुत गलत हो रहा है करके उनको भी महसूस हो रहा है। वो पहले से भी मैं बोलने कर रहा हूँ। और बहुत सारे इलीगल क्या वो अफीम, वो गांजा, ये सब बहुत व्यापार अभी हो रही, बहुत लोग इस्तेमाल भी 100% कर रही हैं, उसको सब रोक लगाना है। तो आवाम के जो क्या कन्नड़ा में बोलते हैं ना, समाजमुखी जो लोग हैं, वो मौलाना रंदे, वो प्रोफेसर रंदे, एडवोकेट्स रंदे, डॉक्टर्स रंदे, सबका फर्ज क्या कहते हो, हमारी मोहल्ला में क्या चल रहा है करको वो एक नज़रिए से देखना है, देखो उसको सुधार कैसे करना है। आंख के मुझको तुम्हें उधर चला गया तो सुधारने होता क्या? तो सब मिलके, एक आदमी के हाथ से नहीं होगा ये, सब लोग गली गली में लीडर, अच्छे लीडर पैदा होना है। पर्टिकुलरली हमारा बैखा में अच्छे लीडर सामने आना है, गली गली में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने के आदमियाँ। यहाँ देखो हमारे पूरे रोड़ा में, मोहल्ला में हमारा देखो झाड़ कितना कम है, आबादी कितना ज़्यादा है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। और कोरोना टाइम की हमारा हालत कितना बुरी था, तो हमारे मेन रोड़ा में कितने झाड़ा हैं, हमारे मोहल्ला में कितने झाड़ा हैं, झाड़ क्यों नहीं लगा रही हमारे घर के सामने, पेड़ पौधे ग्रीनरी आए तो हमारा अच्छा एक सेहत भी अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होता है, 40-50 साल कुछ हमें बूढ़े हुए सर के हो जाते हैं। तो ये सब हालात बदलने के लिए हर एक गली में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदुआ में, सब में गली गली में अच्छे लोग सामने आको समाज सुधारने का काम करने के लिए मैं ऐलान करता हूँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं हमेशा सबको क्या बोलता हूँ, कौन तो भी एक बात बोले तो उसके बारे में गौर से एक उसके बारे में किसी को पूछ को, डिस्कस कर को, उसके बारे में वो गलत है कि वो सही है कि कौन तो भी चुपके फैला रही कि उसके बारे में हमें समझ को, और ज़रा क्या बोलूँ, उसके बारे में समझ को क्या तो भी कौन तो भी बोल डाला तो एक मॉब क्रिएट हो जाता है। उसका सब ज़रूरत नहीं है। सब अमन और भाईचारा से जीने के लिए हमारा पूर्वजों में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब एक साथ हमें कैसे जिए करके उन्होंने दिखा को जाको ही कैसे जीना करके। तो किसी के बात पे कौन तो भी बड़खान दे, हमें वो बात पे नहीं आना है। सही आदमी है या नहीं है, सही आदमी के पास जाको वो मशवरा करे तो उनको सही जवाब मिल जाता है। तो एक अमन और भाईचारा से जीने के लिए हमें, हमारा बच्चों को, हमारा सब मुल्क के पूरे लोगों को मैं एक ऐलान कर रहा हूँ। सर,
आने वाले दिनों के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो केवी न्यूज़ के दर्शकों को रूबरू होने का जो कष्ट लिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।